हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डी बुक्स। मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो आफ्टर दिस होली सेलिब्रेशन आई होप कि आप सभी की तबीयत बिल्कुल अच्छी है, आपने अपना पूरा ख्याल रखा है। सो आज का जो सेशन है इसमें हम पार्ट 2 करेंगे। 23 नवंबर 2020 शिफ्ट नंबर 2 एसएससी सीपीओ हमारा चल रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि रीजनिंग का सेक्शन हम कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने 1 to 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। पार्ट 2 में हम 26 to 50th क्वेश्चन तक हम जाएंगे। सो फॉर द पीडीएफ डेली क्विज़ेस एंड अदर क्लास अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही करना है। इसके साथ साथ आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर सेम हैंडल से मैं आपको मिल जाऊँगी। So let's start today's session with the question number 26. ये आपकी कोडिंग होती है, सिंपल कोडिंग, बिल्कुल बेस कोडिंग अगर हम बात करें तो यहीं से शुरुआत होती है। हर एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उस वर्ड को कोड किया गया है किसी एक नंबर के साथ में। तो अब इसमें प्रोसेस क्या रहता है, 2 या 3 सेंटेंस आप कंपेयर करिए और फिर उनमें जो कॉमन वर्ड हैं और जो कॉमन नंबर कोड हैं उनको आपको एक साथ लेकर आना होता है। तो सवाल पर सबसे पहले नज़र डालेंगे, उसने शी का कोड पूछा है। अब इन सारे सेंटेंसेस में शी का कोड एक तो मुझे इस वाले सेंटेंस में मिलता है, दूसरा इस सेंटेंस में मिलता है। इस सेंटेंस के कोड का है 592 और इस सेंटेंस का कोड है 987। नंबर जो कॉमन है दैट इज़ 9 और वर्ड जो कॉमन है दैट इज़ शी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम कोड विद सेम वर्ड। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। इसी तरीके से आपके सवाल सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। हर एक लेटर का अपना अलग सिंबल है, अलग सिंबल एज इन कि हर एक साइन को रिप्रेजेंट करता है वो। जैसे कि सवाल का कहना है कि ए एडिशन को दिखाता है, तो जहाँ ए दिखेगा वहाँ आप एडिशन अप्लाई करेंगे। बी मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है तो बी जहाँ भी दिखेगा आपको मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है। नाउ सी कहता है सब्ट्रैक्शन, तो जहाँ सी दिखे वहाँ सब्ट्रैक्शन आपको यूज़ करनी है। डी का मतलब है डिविजन, तो वर्ड मास ही यूज़ करेंगे। डिविजन का साइन है ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करनी है। यहाँ से 64 डिविजन यहाँ पर दिखेगा 4 into 2 is 8। तो 8 से कितना टाइम चला जाता है 8, यानी कि यहाँ पर इस ब्रैकेट से जो निकल कर आया वो आया 8। नाउ कम टू दिस 74 प्लस इस ब्रैकेट को खोलिए 62 into 2 माइनस यहाँ से कितना बचा 8। ओके, नाउ इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आती है 124 माइनस 8 और यहाँ पर ऑलरेडी 74 है। इन दोनों को अगर आप चेक करेंगे तो 116 आपका आंसर आएगा। 14 माइनस 8 क्या होता है 6। नाउ 74 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 190, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपका अनफोल्डेड डाइस पर बेस्ड है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए, जो ऑल्टरनेट आपके लेटर्स होते हैं या ऑल्टरनेट कॉलम्स होते हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। जैसे ए का ऑपोजिट यहाँ पर क्या बन जाएगा सी और डी का ऑपोजिट ई, यानी कि ऑपोजिट फेसेस आप यहाँ से डिस्कवर कर रहे हैं। बच्चे जो हैं एफ और बी ये एक दूसरे के अपोजिट। अब ना तो ये एक साथ गायब हो सकते हैं ना ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं, यानी कि इन पेयर्स में से कोई एक ही लेटर ऐसा होगा जो आपको सामने दिखेगा। देखिए यहाँ पर ए और सी दिखाई दे रहा है, तो ए और सी एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि ये डाइस आप नहीं बना सकते। डी ई एफ, डी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक साथ नहीं दिखाई दे सकते हैं, ये अगेन आपका नॉट पॉसिबल। डी ई यहाँ भी सेम चीज़ है, नॉट पॉसिबल। यहाँ एफ और बी साथ में दिख रहे हैं, ये भी ऑपोजिट है, यानी कि इन चारों में से कोई भी एक ऐसा डाइस नहीं है जिससे बनाया जा सके शीट को फोल्ड करके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 29th क्वेश्चन आपका सिलॉग पर बेस्ड है, जहाँ पर 2 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट देखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। सारे के सारे जो प्लम है वो अनार है, तो इस तरीके से आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, सम प्लम आर लेमन, कुछ प्लम जो है वो लेमन्स हैं। अब ये रिलेशन से ऑलरेडी पोमीग्रेनेट का सम के रिलेशन प्लम के साथ बन जाता है।
कंक्लूजन पहला कहता है सम पोमीग्रेनेट आर लेमन्स, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नो लेमन इज अ पोमीग्रेनेट, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेमन और पोमीग्रेनेट के बीच में कोई डायरेक्ट नो का रिलेशन नहीं है। साथ ही के साथ जब सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन डेफिनेट काम नहीं करेगा, ये आपका हो जाएगा नॉट फॉलो। सम पोमीग्रेनेट आर प्लम, कुछ पोमीग्रेनेट प्लम है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका 1 और 3 वाला, तो 1 और 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है। कंक्लूजन 1 और 3 ओनली यहाँ पर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। कार्तिक ने 40 मीटर स्ट्रेट घर चलना शुरू किया अपने घर से नॉर्थ की तरफ। तो मान लीजिए उसका घर है, तो ये 40 मीटर चला, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न ले गया यानी कि वेस्ट की तरफ 25 मीटर चला। नाउ अगेन लेफ्ट और 15 मीटर, फिर से लेफ्ट का मतलब साउथ की तरफ, तो ये 15 मीटर है। यहाँ से उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, जब साउथ की तरफ जाते तो आपका राइट लेफ्ट बन जाता है और किसी पॉइंट एक्स तक पहुँचने के लिए 25 मीटर चला। तो क्योंकि ये भी 25 और ये भी 25, तो सेम इसी रास्ते पर आ गया वो। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड पॉइंट एक्स, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो अगर ये पूरी 40 थी और ये 15, तो ये जो बची है वो कितनी बच जाएगी, 25। अब क्योंकि ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी, और यही आपसे ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट होम, ये डिस्टेंस पूछिए, आंसर क्या आ जाएगा, 25। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताएं। नेक्स्ट देखिए 31, वेन डायग्राम का सवाल है, हर एक आकृति किसी एक नई क्लास को रिप्रेजेंट करती है। जैसे पेंटागन का अगर हम देखें तो वो आर्किटेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसी तरह से सर्कल जो है वो मॉर्निंग वॉकर्स को रिप्रेजेंट करता है, और स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट करता है डिप्लोमा होल्डर्स को। सवाल ने पूछा है कि आपको ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स के बारे में बताना है जो मॉर्निंग वॉकर तो हैं, आर ऑल्सो मॉर्निंग वॉकर्स बट नॉट आर्किटेक्ट्स, यानी कि आर्किटेक्ट के साथ उन्होंने नो लगा दिया। तो जितने भी आर्किटेक्ट यानी कि पेंटागन के अंदर आपके नंबर्स हैं उन्हें आप एलिमिनेट कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि डिप्लोमा होल्डर यानी कि स्क्वायर और सर्कल में कॉमन कौन सा है, दैट इज 40 और गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपका कहता है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। कोई एक लड़की है जिसकी तरफ देव ने इशारा करते हुए कहा है कि शी इज माई वाइफ सिस्टर। देव उनकी वाइफ की सिस्टर, सिस्टर की भी मदर, यानी कि उसकी वाइफ की भी मदर हो गई। ऑटोमेटिकली वो क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली देव अपनी मदर इन लॉ की बात कर रहे हैं। उनके इकलौते बेटे यानी कि देव के ब्रदर इन लॉ या देव की वाइफ के ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ से सन का रिलेशन बन जाएगा। नाउ उनकी बेटी है जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहे हैं, गर्ल यानी कि डॉटर। अब उसने पूछा है हाउ इज देव्स वाइफ रिलेटेड टू दैट गर्ल्स पैटर्नल ग्रैंडफादर। देव की वाइफ की भाई की बेटी है, यानी कि देव की वाइफ की भाई की बेटी के जो पैटर्नल फादर होंगे वो कौन हो जाएंगे, देव की वाइफ के फादर, क्योंकि देव की वाइफ की भाई की बात हो रही है, उनकी बेटी की बात। तो ऑलरेडी फादर से वाइफ का, देव की वाइफ का क्या रिलेशन बनेगा, डॉटर का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। थोड़ा घुमा दिया उसने, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, जहाँ पर कोडेड ब्लड रिलेशन दिया है। 3 सिंबल्स हैं और हर सिंबल का एक अलग रिलेशन है। जहाँ भी परसेंटेज दिखाई दे वहाँ आपको सिस्टर का रिलेशन दिखाना है, प्लस की जगह आपको फादर का रिलेशन दिखाना है, और एक्सक्लेमेशन की जगह आपको ब्रदर का रिलेशन दिखाना है, ठीक। चलिए, सवाल ने पूछा क्यू और जे का रिलेशन, तो पी एच की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इक्वेशन क्यू से सॉल्व करूँगी और जे तक जाऊँगी, ठीक है। सो क्यू परसेंट एम का मतलब होता है, क्यू जो सिस्टर है वो है एम की, प्लस का मतलब है फादर, एम फादर है किसके, टी के। परसेंटेज का मतलब अगेन सिस्टर किसकी, के की। एक्सक्लेमेशन का मतलब है ब्रदर, यानी कि के का जेंडर मेल हो गया और ये जे के भाई हो गए।
तो क्यू का जे से रिलेशन क्या हो गया, क्यू का जे से रिलेशन हुआ क्यू की भाई का बेटा या बेटी है जे, तो ऑलरेडी क्यू क्या हो गई उसकी पैटर्नल आंट। ठीक, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन देखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन है और हमेशा इसमें आपको क्या करना है, डिवीजन के साइन को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि वो ऑप्शन सबसे पहले चेक करें जहां डिवीजन का साइन आपको दिखाई दे रहा है। उसमें भी अगर डिवीजन और मल्टीप्लाई साथ दिख जाए तो और ऑसम है, तो सबसे पहले इसे चेक करिए। बट यहाँ ध्यान से देखिए, जब ये डिवीजन का साइन आप यहाँ लगाएंगे तो क्या 4 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है कम्प्लीटली? नहीं, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ए चेक करिए, ए में क्या करना है आपको, डिवीजन और माइनस को इंटरचेंज करना है। तो 12 से 36 3 टाइम चला जाएगा, यहाँ पर आएगा 28, क्योंकि अब यहाँ पर डिवीजन नहीं लग रहा है। 4 इंटू 7 इज 28 प्लस 3 माइनस क्या आएगा 6, तो ये क्या देगा आपको 25। कैसे देखिए, 28 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 25। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट आंसर। अब इस अप्रोच से आपके 2 ऑप्शन आपने बचा लिए सॉल्व करने, तो काफ़ी टाइम आपने सेव कर लिया। एक वो स्टूडेंट जो सारे ऑप्शन सॉल्व करके देखेगा, है ना, बात यह है कि अब ये अलग बात है कि ऑप्शन नंबर ए से ही आंसर आ जाएगा, है ना, लेकिन समटाइम्स और 90% केसेस में ऐसा होगा कि ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो, तो इस केस में आप उस बच्चे से बेहतर कर पाएंगे जो सारे ऑप्शन चेक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में ये 2 नंबर्स आपको काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना, सो इनको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे ज़रा देखिए। 16, 23, 14, 18, यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करके इनका डिफरेंस निकालेंगे तो भी वैल्यू नहीं आएगी। जैसे 16 का स्क्वायर 256 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी कहीं ना कहीं आपको 391 नहीं देगा, है ना। तो आपको करना क्या है फिर, एक फाइंड आउट करना है नंबर, क्या 23 से इसको डिवाइड किया जा सकता है? तो ज़रा देखिए, 1 टाइम चला जाएगा, उसके बाद आपके पास बचेगा 16 और ये दिस इज़ 1, तो 23 को 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 161, यानी कि 23 से जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। अब 17 से इसका रिलेशन क्या है, इसमें +1 कर दीजिए। उसी तरीके से जब आप 18 से इसको डिवाइड करते हैं तो 18 बन जाए 18, 9 बचा और 18 5 जा 90 होता है, अगेन दिस इज +1 ऑफ 14। तो कह सकती हूँ मैं कि यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको जब मैं 14 से डिवाइड करूँगी तो 19 + 1 यानी कि 20 आना चाहिए। इनडायरेक्टली अगर मैं 14 और 20 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्वेश्चन मार्क के पास आने वाला नंबर पता चल जाएगा, 280 आ जाएगा। 14 को जब आपने डिवाइड किया तो कितना टाइम चला गया 20, जो कि क्या है 19 का +1। तो 2 तरीके से आप कह सकते हैं कि 23 का मल्टीप्लाई कर लीजिए फर्स्ट नंबर में +1 करके, या फिर 23 से जब आप यानी कि थर्ड नंबर से जब आप सेकेंड नंबर को डिवाइड करते हैं सो दैट नंबर इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ दिस टेबल। ठीक है, दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 36, यहाँ पर आपको डिफरेंस चेक करना है। 20, यहाँ पर 27, यहाँ पर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 10 - 5 इज 5 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1, 125। यहाँ डिफरेंस आपका सीधा सीधा 90 दिखाई दे रहा है। ठीक, अभी तो कोई लॉजिक बनता दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो एक बार डबल डिफरेंस और ट्राई करिए। सो यहाँ पर आया 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 35। देखिए 7 से 35 के बीच में कितने डिफरेंस हैं, 2 डिफरेंस तो यहाँ मिसिंग है। ठीक, अब एक डिफरेंस आपका यहाँ से मिसिंग, एक डिफरेंस यहाँ से और एक डिफरेंस यहाँ से। तो अगर मैं 7 का टेबल पढ़ना चाहूँ तो यहाँ 14 या 21 और यहाँ 28 आए तब जाके यहाँ 35 आएगा, क्योंकि सिंपल से सिंपल चीज़ में क्या सोच सकते हो कि टेबल किसका चल रहा होगा 7 का। तो अगर 7 + 14 आप करते हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बन जाएगा, इसमें ऐड करके आप निकालेंगे। तो देखिए इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस 14 आ रहा है, तो 27 और 14 आपको कितना देगा 7 × 4 = 11,
और दिस विल गिव यू 41। तो यहाँ पर 41 आना चाहिए। इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस आपको कितना दे रहा है 21, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 62, तभी तो जाके 93 और 62 के बीच का डिफरेंस कितना बनेगा 28। ठीक है। अच्छा, अब 112 और इस नंबर के बीच का डिफरेंस 41 है, तो यहाँ पर बताइए नंबर क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए 153। ठीक है, 153, और 153 और 215 का डिफरेंस 62 ही होता है। ये तो बात क्लियर है। तो उसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ज़रा सा सिंपल अप्रोच भी आपको लगानी है, दिमाग को बहुत शांत रखें एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37, आसान सवाल है। सबसे पहले इस फिगर को नोटिस करिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ से पहले त्रिभुज था, फिर वर्ग बना, फिर पंचभुज बना, यानी कि एक एक लाइन आकृति में ऐड होती चली गई। तो अब क्या आएगा, हेक्सागन यानी कि षटभुज। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो इसमें और एक इसमें, ये दोनों हो गए आपके एलिमिनेट। नाउ ये जो रेक्टेंगल है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर इसको आगे एक राइट साइड मूव कर दिया गया, फिर राइट साइड मूव कर दिया गया। तो अब इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस में ये यहाँ पर आएगा, यानी कि 4th नंबर पर। इन दोनों में से सिर्फ 4th नंबर पर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यही आंसर आपका बन जाएगा, बी विल बी एलिमिनेटेड। क्लियर है इतनी बात। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38। ये सवाल जितना देखने में खतरनाक है उतना ही आसान सवाल है। तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने लोगों ने इस सवाल को अच्छे से कर लिया। ठीक है, और जल्दी कर लिया। मैं यहाँ डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगी आपको कि क्या करना है। तो 4 + 5 इनका सम कर लीजिए, जितने भी बड़े नंबर दिख रहे हैं ना इनका सम कर लीजिए। 4 + 5 इज़ 9 and 9 + 7 इज़ 16। 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। इन दोनों का सम क्या होता है 37। सिमिलरली 2 + 5 इज़ 7 and 7 + 3 इज़ 10। ठीक, यहाँ से देखिए 9 और 16, 9 और 7 क्या देगा आपको 16। तो टोटल इनका क्या बनेगा 10 + 16 विल गिव यू व्हाट 26। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया 13, दिस इज 11। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 24। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। था ना आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 39, आई एम सो सॉरी 39 क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन ऑड वन आउट। तो हम लेटर क्लस्टर हैं तो प्लेस वैल्यूज ही यूज़ करेंगे। तो पहले ऑप्शन में 12, 16, टी की 20 और डब्ल्यू की 23। डिफरेंस +3, यहाँ पर +4 और यहाँ पर भी +4 किया गया है। नेक्स्ट देखिए S इज़ 19, V इज़ 22, A इज़ 1 एंड D इज़ 4। यहाँ तो +3 है बट यहाँ पर +5 हुआ है और यहाँ पर +3। तो ये 353 हो गया, ये 443 है ना। सो ज़रा यहाँ पर देखो 6, 10, 14 and 17। दिस इज 4, दिस इज अगेन 4 एंड दिस इज 3। तो 4, 4, 3 ये क्या है, ये फर्स्ट ऑप्शन का पैटर्न फॉलो करता है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि 22 से 1 करके +5 करके 1 कैसे आया, तो लेटर्स काउंट कर रहे हैं हम। तो जब इनका सम करोगे आप तो 27 आता है। 27 लेटर्स नहीं होते, तो इसमें से टोटल लेटर आप हटाकर अगला लेटर निकाल लेते हैं, यानी कि -26 करेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पर 1 दिया गया है, यानी कि A दिया गया है। ठीक है, क्या होता है कि जब नंबर्स आप लिखने लग जाते हो तो आप भूल जाते हो कि आप लेटर्स को काउंट कर रहे हो, तो कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 + 4 + 4 + 3 है ना, तो +4 + 3 का पैटर्न चल रहा है, बट यहाँ पर +3 + 5 और +3 का पैटर्न है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा ऑड वन आउट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बेहद आसान सवाल। 5 से आपने क्या किया, इसको डिवाइड, कितना आया 25, सॉरी 25 नहीं, इट विल गिव यू 15। ठीक है, 5 से 15 टाइम्स एंड 15 इज 3 टाइम्स ऑफ 5। तो आपको एक ऐसा नंबर पेयर ढूंढना है जिससे आप फर्स्ट नंबर से जब सेकंड नंबर को डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आए वो फर्स्ट नंबर का 3 गुना आए।
देखिए यहाँ से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो डिवाइड ही नहीं होगा, यहाँ से ये डायरेक्टली 6 टाइम डिवाइड हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 9 × 27 और नहीं, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो यही आंसर बच जाता है। अब यहाँ भी देखिए, इसको आप करेंगे 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 24 इज डबल ऑफ व्हाट 8, डबल ऑफ नहीं ट्रिपल ऑफ 8। तो बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गई, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास फिर से सिलॉग का सवाल है, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो लेट्स सी विच वन वर्क्स। नो एक्टर इज एन इंजीनियर, कोई भी जो एक्टर है वो इंजीनियर नहीं है, डायरेक्ट नो का रिलेशन दे दिया गया। ऑल इंजीनियर्स आर म्यूजिशियन, जितने भी इंजीनियर हैं वो सभी म्यूजिशियन हैं। अब देखिए ए का सम नॉट का रिलेशन बनेगा म्यूजिशियन के साथ, बट मैजिशियन का ए के साथ बनेगा नो। ठीक है, लेट्स सी, नो मैजिशियन इज एन इंजीनियर, तो इनका तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है नेगेटिव का, तो नॉट फॉलो। सम मैजिशियन आर इंजीनियर, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मिरर इमेज है, पी क्यू लाइन पर रखा गया है मिरर, और आपको इसकी जो नंबर दी गई है यहाँ पर और लेटर क्लस्टर, इसको आपको सही करना है। ठीक है, बताना है मिरर इमेज कौन सी करेक्ट होगी। सो हमें मिरर इमेज की प्रॉपर्टीज़ पता है, क्लोज चीज़ क्लोज दिखाई देगी और टॉप एंड बॉटम चेंज नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी में टॉप एंड बॉटम चेंज कर दिया गया, आर का कैंसिल। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए और बी का बॉटम और टॉप चेंज है किसका, 2 का, तो आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बच गया, सी। दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 43rd क्वेश्चन देखें, सर्कल की तरफ सबसे पहले ध्यान देंगे। सर्कल ने एक तरफ लेफ्ट मूव किया, यहाँ आ गया, फिर एक तरफ लेफ्ट मूव किया, यहाँ आ गया, नाउ राइट मूव किया एक प्लेस, तो अब इसके बाद जब राइट प्लेस मूव करेगा तो यहाँ आना चाहिए, यानी कि राइट कॉर्नर पर आपको सिर्फ 2 जगह दिखाई दे रहा है। ठीक, नाउ इसको देखिए, डायगनली अपसाइड डार्क, डायगनली डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, तो अब क्या होना चाहिए अपसाइड डार्क, बट इसमें डाउन साइड डार्क है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एरो से भी आप चेक कर सकते हैं, ये पहले राइट साइड मूव किया एक एक प्लेस, फिर 1 लेफ्ट, तो अब भी लास्ट जब लेफ्ट करेगा तो बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर, दैट इज गिवन हियर। 44 देखें, अगेन आपकी मिरर इमेज है, पी क्यू फॉर्म रखा हुआ है एक मिरर, बताइए कौन सा आपका करेक्ट मिरर इमेज बनेगा। क्लोज चीज़ क्लोज, तो देखिए जो आपका यहाँ पर डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सो दैट इज गिवन हियर, हियर, हियर एंड हियर एज वेल। ये जो है एरो का अपर साइड डार्क दिखेगा, डाउन और अपर बॉटम डाउन यहाँ पर नहीं एलिमेंट आपको चेंज करने हैं, तो ये कैंसिल, इसमें डाउन साइड दिया गया है डार्क, कैंसिल, तो आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए गए। नाउ एरो जो है वो मिरर की साइड फोकस नहीं है, मिरर से दूर भाग रहा है, तो जब इमेज बनेगी तो भी मिरर वहाँ पे दूर भागेगा। ठीक है, जो एरो वाला साइड है वो उसे फेस नहीं करेगा, दैट्स वाई ये एलिमिनेट, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हिंदी में बात करें तो जो एरो है उसकी जो पैंदी है वो मिरर की तरफ फोकस्ड होगी, यानी कि ये मिरर कैसे बनेगा, एरो इस तरह से। ठीक है, दैट इज ओनली गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 45, ये चाइनीज़ कोडिंग है काइंड ऑफ, और यू कैन से सिंपल कोडिंग। सो यहाँ पर सवाल जो पूछा है वो पूछा है टेस्टी और स्वीट का कोड क्या होगा। सो टेस्टी यहाँ पर है, क्या टेस्टी कहीं और है, नहीं है, देखो यहाँ पर है, ओके, सो दिस इज टेस्टी, अच्छा बट दिस इज इन क्वेश्चन है ना, तो 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी टेस्टी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर बट स्वीट है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिश और इसका कोड पता करना पड़ेगा और यहाँ पर इट का, क्योंकि इसका ऑलरेडी यहाँ से पता चल जाएगा। सो इज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है, तो इन का कोड देखिए LAM KAM DAM, यहाँ पर RAM SAM और KAM। सो KAM कॉमन है तो किसका कोड हो जाएगा, ये इसका। डिश में देखिए डिश यहाँ पर कॉमन है, तो इन दोनों के कोड में क्या कॉमन है,
KAM तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, DAM कॉमन है यहाँ पर, तो DAM किसका कोड हो जाएगा, डिश। तो अब टेस्टी के लिए क्या बचा, LAM, LAM आपका टेस्टी का कोड बन गया। तो देखो LAM यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो आपके पास या तो RAM या फिर SAM, दो चीज़ें आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पर RAM भी है और SAM भी है। अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में चेक करिए सेंटेंस में, यहाँ इट कॉमन है और यहाँ पर भी इट कॉमन है, ठीक है। सिमिलरली कोड में यहाँ पर RAM SAM, यहाँ पर RAM, यहाँ भी RAM, तो RAM जो है वो इट का कोड हो गया। तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा स्वीट। स्वीट के लिए आप देखिए यहाँ पर क्या बच गया, SAM, ठीक है। सो SAM और LAM यहाँ पर ही दिया गया है, सिर्फ यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी विल नॉट वर्क हियर, ठीक। नेक्स्ट देखिए 46 अनफोल्डेड एक और शीट दी गई है, आपको बताना है एक दूसरे के विपरीत फलक वाले यानी कि ऑपोजिट फेसेस, तो ऑल्टरनेट जो होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स होंगे। तो ये दोनों आपको कहीं दिख रहे हैं, नो। यहाँ देखिए एट द रेट का जो ऑपोजिट है वो होगा प्लस, सो एट द रेट का ऑपोजिट प्लस प्लस प्लस, ये रहा, यही आंसर बन जाएगा। बाकी बचा क्या आपके पास, डॉलर इज ऑपोजिट ऑफ एंड, तो क्या ऐसा है, नो, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 47th question, embedded figure. Now you have to see which of these options have that figure that is embedded in this. So यहाँ पर इसको अगर आपसे ध्यान दें तो ये अगर आपको फिगर आपको यहाँ पर दिखाई देगी, बट इसमें ये वाला पार्ट मिसिंग है जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए इस तरीके से आपको फिगर कहीं भी दिखाई नहीं देगी, यहाँ दिख भी रही है तो ये मर्ज नहीं है, ये इन्होंने मर्ज किया हुआ है। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट आपको कुछ यहाँ दिखेगा, बट इसमें ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये मर्ज नहीं है, तो अब आपके पास यही ऑप्शन बच जाता है। अब ये है कहाँ, ये आपको देखना है। सो दिस पार्ट इज हियर, ये जो पूरा पार्ट है दैट इज एम्बेडेड हियर, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। 48 देखिए ज़ोडिएक, ठीक है, इसको लिखा गया है DOZCAI, तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके जम्बलिंग कर दी गई है इनकी, कुछ इस तरह से, नथिंग एल्स, ठीक है। सो फर्स्ट और लास्ट जो है जम्बलिंग करने के बाद भी जो पार्टीशन हो गया उसमें फर्स्ट और लास्ट जो लेटर उन्होंने आपस में इंटरचेंज किया है। सो मिस्टर में जब आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए टू पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इन्हें, सो SIM और यहाँ पर RET, सो ये कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। 49th क्वेश्चन में देखिए इक्वल टू का जो साइन है वो इंटैक्ट है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। अब डिवीजन का साइन वेरिएबल दे रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए 24 डिवाइडेड बाई 12 तो आप रख सकते हो ऑप्शन नंबर बी से, है ना, बट आपको 319 लेकर आना है, तो क्या 319 आप लेके आ सकते हैं, नो। और 24 भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो डिवाइड बाई 12 नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 से देखिए 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 35 हो रहा है, तो क्या पॉसिबल है ये चीज़, नहीं पॉसिबल है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो एलिमिनेट हो गया। नाउ ऑप्शन नंबर अगर हम ए को देखें तो यहाँ पर थर्ड प्लेस पर आएगा डिवीजन, तो क्या इसको डिवाइड किया जा सकता है, 35 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 6, तो 6 से अगर ये चला भी गया तो 4 से इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये कैंसिल। नाउ सी पर आ जाएं, ऑप्शन नंबर सी 24 इंटू 12 प्लस 35 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 319। 6 से 4 टाइम्स चला गया, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो जाता है 28, माइनस अच्छा 35 माइनस हो तो ये 31 बचा, प्लस 288, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, 8 और 3 11 और 1 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 319 विल बी द आंसर। ओके, सो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी से। क्वेश्चन नंबर 50, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसे सभी ध्यान से देखें। जब मैं कैलेंडर का चैप्टर कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी सवाल किस तरह से
कई टाइप होते हैं इसमें, तो वो सारे टाइप यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस सवाल को देखें कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहाँ पर आपसे पूछा गया है डेट सेम है, मंथ अलग है, बट ईयर्स भी आपके अलग हैं और आपको रेफरेंस दिया गया हो, क्योंकि 5 नवंबर 2019 को उसने कहा ट्यूसडे है, तो 5 दिसंबर 2011 को क्या था। सबसे पहले आप ईयर का डिफरेंस लें, 8 साल का डिफरेंस है। अब इसमें भी आपको लीप ईयर चेक करने हैं, क्यों? क्योंकि आपको ऑड डेज निकालने हैं, तो लीप ईयर के डेज आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितने हो गए, 2012 बनेगा एक लीप ईयर और 2016, तो 2 साल। अब बेसिकली यहाँ पर 2 दिन ऐड और कर दिया आपने, है ना, तो 2 साल आपके लीप ईयर के। अब टोटल कितने साल हो गए, 10। इसका लीप ईयर अब आप 4 से डिवाइड करके निकालिए, यानी कि ऑड डेज यहाँ से निकल के आएंगे। सो 2 ऑड डेज बना यहाँ से। अब सॉरी, ये 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम सो सॉरी, ऑड डेज निकालते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लीप ईयर तो हमने कहाँ से निकाल लिया, इस तरह से काउंट करके कि 2012 एक लीप ईयर है और उसके 4 साल बाद फिर एक लीप ईयर आएगा। अब हम ऑड डेज निकाल रहे हैं तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 3। अब क्योंकि साल में हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है 2011 का दिया है दिन और 2019 का पूछ रहा है, तो ये जो रिमाइंडर है वो ऑड डेज किस तरह से काम करेंगे, नेगेटिव। तो ईयर से जो आपको मिला ऑड डे वो मिला -3। ठीक है, अब देखिए डेट तो सेम है, नवंबर से दिसंबर, तो देखिए 5 नवंबर से अगर आप पूरा नवंबर का मंथ देखें 30 का होता है, 25 डेज बचे इन नवंबर। फिर दिसंबर की बात करें तो हमने 5 दिन इसमें लिए, तो टोटल डेज कितने हो गए, 30 डेज। अब 30 डेज में भी ऑड डेज आप कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 ऑड डेज आपको यहाँ पर मिल गए। अब क्योंकि नवंबर से दिसंबर अगले महीने में जा रहे हैं, सो ये जो है ऑड डेज वो आएंगे प्लस के। अब प्लस के 2 ऑड डेज और माइनस के 3 ऑड डेज, टोटल आपका कितना बनता है, माइनस का 1 ऑड डे। इसको आपको ट्यूसडे से कंपेयर करना है क्योंकि रेफरेंस आपको ऑलरेडी दिया है, तो ट्यूसडे में से जब आप -1 करोगे यानी कि 1 ऑड डे, तो आपके पास क्या बचेगा, मंडे, यानी कि 5 दिसंबर 2011 को मंडे था। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है, इसको बार बार देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मैंने भी सीखा है अपने गुरुजी से। ठीक है, तो आपको मैं पास ऑन कर रही हूँ और आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।